Welcome back dear aspirants. So today we will discuss here जॉन कीट्स इनसे रिलेटेड बायोग्राफी और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन चैनल के रिगार्डिंग आपको टाइम से मिल जाए। और अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लेट्स बिगिन। जॉन कीट्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोएट हैं और अपना एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं लिटरेचर में, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके बारे में अच्छे से रीड करेंगे। जो भी इनकी बायोग्राफी है, फैक्ट्स हैं और जो इनसे रिलेटेड नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके रेडी हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जॉन कीट्स जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 लंदन इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। उनकी डेथ 23 फरवरी 1821 को रोम पैपल स्टेट्स इटली में हो गई थी। ये एक इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोएट माने जाते हैं और इनकी डेथ 25 ईयर्स की छोटी एज में हो गई थी, क्योंकि इन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था और इनकी फैमिली में ये नॉर्मल था। ये इनको, इनके ब्रदर को, इनकी मदर को, वो सभी, उन सभी की डेथ ट्यूबरक्यूलोसिस से हुई थी, ठीक है। तो उनके फादर की जो डेथ है वो 1804 में हो गई थी और उनके फादर की डेथ के तुरंत बाद उनकी मदर ने रीमैरिड कर ली थी, यानी कि दोबारा शादी कर ली थी एकदम से फादर की डेथ के बाद ही। तो थ्रू आउट जो कीट्स है उनकी लाइफ बंधी रही इमोशनली उनकी सिस्टर से, उनकी लवर फैनी ब्रैनी, जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, उनसे उनके हर बात मानते थे, और उनके 2 ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉम। तो कीट्स की पूरी लाइफ इन्हीं ये जो मेंबर्स हैं इनसे टाइज रही, यानी कि बंधी रही। उनकी सिस्टर, उनकी लवर, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनकी लाइफ का, फैनी ब्रैनी, जिसके लिए उन्होंने लेटर्स भी लिखे, एंड हिज 2 ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉम। इनमें से जो टॉम है उनकी भी डेथ ट्यूबरक्यूलोसिस से हो जाती है, ठीक है। तो उनकी मदर की सेकेंड मैरिज का जब ब्रेकअप हुआ तो जो कीट्स अपनी विडोड ग्रैंडमदर के साथ एडमॉन्टन मिडलसेक्स में रहे। जॉन ने अटेंड किया स्कूल एनफील्ड, जो कि उनके घर से 2 मील्स दूर था, और इस स्कूल को जॉन क्लार्क वहाँ पर रन कर रहे थे। अब ये जो जॉन क्लार्क हैं, इनके सन चार्ल्स काउडन क्लार्क, ये भी कीट्स की लाइफ का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये कीट्स के फ्रेंड बन गए थे, जिन्होंने कीट्स को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया उनके लिटरेरी एस्पिरेशंस के थ्रू, यानी कि उन्होंने उनके लिटरेचर का जो टैलेंट था उसको समझा और उन्हें एनकरेज किया लिटरेरी वर्क लिखने के लिए, पोएम लिखने के लिए। स्कूल में कीट्स वॉज नोटेड एज अ पिग्नेशियस यानी कि झगड़ालू किस्म के लड़के वो रहे थे। वॉज डिसाइडेडली नॉट लिटरेरी, वो वहाँ पर ऐसे लिटरेरी के मतलब के नहीं लगते थे, लेकिन 1809 में उन्होंने अपना जो पढ़ाई का स्तर है उसको बढ़ाया वॉरेशियसली, यानी कि जोर शोर से उन्होंने वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। 1810 में जो वहाँ पर आफ्टर द डेथ्स ऑफ द कीट्स चिल्ड्रंस मदर, यानी कि जो वहाँ पर कीट्स थे उनकी मदर की डेथ के बाद उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने जो वो बच्चे थे उनको एज अ गार्जियन रिचर्ड एबे को चूज़ किया और उनके हाथों में बच्चों की कमान सौंप दी। और एबे के कहने पर ही जो जॉन कीट्स है उन्होंने अप्रेंटिस की, सर्जन की, एज अ सर्जन उन्होंने 1811 में अप्रेंटिस की प्रैक्टिस की, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में उन्होंने 1814 में अपनी अप्रेंटिस छोड़ दी और वो लंदन वहाँ चले गए, जहाँ पर उन्होंने एज अ ड्रेसर वर्क किया और जूनियर हाउस सर्जन का भी वर्क किया एट गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल में। उनका जो लिटरेरी इंटरेस्ट था वो अब बढ़ चुका था, यानी कि उन्होंने अपने आप को इन सब कामों को करने के बाद उन्हें फील हुआ कि जो तुम्हारा लिटरेरी इंटरेस्ट है वही सही है। और इसके बाद 1817 में उन्होंने खुद को पूरी तरह से पोइट्री की तरफ समर्पित कर दिया, ठीक है। उन्होंने अपने आप को डिवोटी कर दिया, किसकी तरफ? पोइट्री की तरफ। अब अर्ली वर्क्स की बात करते हैं, जो शुरुआती वर्क उन्होंने लिखे, जिसमें चार्ल्स राउडेन क्लार्क ने यंग कीट्स को इंट्रोड्यूस कराया। अब जो कीट्स थे वो एडमंड स्पेंसर
और एलिजाबेथन्स जो राइटर थे उनको अपना मॉडल्स मानने लगे थे, यानी कि उनके अर्लीस्ट मॉडल्स एलिजाबेथन राइटर्स और एडमंड स्पेंसर रहे। उनकी फर्स्ट मैच्योर पोएम और सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन सोमर 1816 में हमें देखने को मिली, ठीक है, जो कि उनकी जब वो रीड कर रहे थे जॉर्ज चैपमैन को, जो 17th सेंचुरी की ट्रांसलेशन इलियड एंड ओडिसी से प्रेरित थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने इनसे इंस्पायर होकर अपना वर्क लिखा ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ओमर, जो कि हमें 1816 में देखने को मिलता है और ये पॉपुलर उनका सोनेट्स हो जाता है। क्लार्क ने कीट्स को इंट्रोड्यूस कराया जर्नलिस्ट से, और जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी पोएट ले हंट थे उनसे, जो बाद में इनके लिटरेचर फ्रेंड बन गए थे, यानी कि इन्होंने लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कीट्स की हेल्प की थी और कीट्स को हंट का सर्कल, फ्रेंड सर्कल जो था वो वहाँ पर इंक्लूड कर लिया था। उसमें आते हैं जॉन हैमिल्टन, रेनॉल्ड्स और पेंटर बेंजामिन हेडन। अब ये हंट का सर्कल था, यंगर पोएट इसमें जिनके नाम जॉन हैमिल्टन, रेनॉल्ड्स, बेंजामिन हेडन, ये हंट का फ्रेंड सर्कल था और कीट्स भी इससे जुड़ गए थे। तो कीट्स की जो फर्स्ट बुक और पोएम्स आई थी वो 1817 में पब्लिश हुई थी, और जिनको लार्जली अंडर रिटन हंटियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि ले हंट का ये ग्रुप था, इसीलिए इन 1817 में जो उनकी पोएम्स लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी वो हंटियन इन्फ्लुएंस में पब्लिश हुई थी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऐसा पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि हंटियन जो ग्रुप था उसमें कौन कौन से राइटर आते थे, कौन सा ग्रुप था या पेंटर, तो किसका ग्रुप था वो ले हंट, जो कि जिन्होंने उनकी लिटरेचर में हेल्प की थी, और उन्हीं के ग्रुप में जॉन हैमिल्टन, बेंजामिन हेडन, रेनॉल्ड्स, ठीक है, और इन्हीं को ही हंटियन ग्रुप बोला जाता था और इनका इन्फ्लुएंस कीट्स की पोएम्स में हमें देखने को मिलता है। और रेनॉल्ड्स और हैमिल्टन के लिए तो जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने लेटर्स भी लिखे थे और अपनी लवर फैनी ब्रैनी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे। तो ये एविडेंस है कि जो कीट्स हैं वो राइम्ड का और हीरोइक कपलेट का लूज फॉर्म में यूज़ करते थे। जब उनकी पोइट्री को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एविडेंस मिलते हैं कि जो राइम्स है और हीरोइक कपलेट है उनका वो लूजली यूज़ करते थे, ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम उनकी वॉल्यूम की स्लीप एंड पोइट्री आई थी, जिसमें कि हमें कीट्स का प्रॉफिटिक व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रॉफिटिक व्यू मीन्स जो कीट्स की ऑन पोइटिकल प्रोग्रेस थी, यानी कि जो साहित्यिक उनकी प्रगति थी वो उसमें उनका प्रॉफिटिक व्यू हमें देखने को मिला, ठीक है। जब कीट्स जिंदा थे तो उनकी इतनी ज़्यादा वर्क फेमस नहीं हुए थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। इन 1817 कीट्स लेफ्ट लंदन। 1817 में कीट्स ने लंदन छोड़ दिया और वो आइल ऑफ विट की तरफ चले गए और कैंटरबरी, जहां उन्होंने एंडीमियन को लिखा, जो उनकी फर्स्ट लॉन्ग पोएम मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। एंडीमियन उन्होंने लिखी थी आइल ऑफ विट की तरफ जब वो मुड़ गए थे या चले गए थे, तो वहां पर उनकी फर्स्ट लॉन्ग पोएम एंडीमियन हमें देखने को मिली, ठीक है। और लंदन लौटने के बाद वो हेम्स्ट्रीड में अपने ब्रदर्स के साथ वहां रहे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुआ, 23 1818 की बात है ये, 23 जनवरी, कीट्स ने 2 लेटर्स लिखे। इसमें एक तो था बेंजामिन बेले और दूसरा उनके भाई जॉर्ज एंड टॉम के लिए। इन लेटर्स में कीट्स के मिल्टन और शेक्सपियर भी देखने को मिलते हैं। और ट्यूसडे मॉर्निंग पर जनवरी और फरवरी की बात है, अर्ली फरवरी यानी कि फरवरी के शुरुआती दिनों की बात है, कीट्स ने एक हैजलिट लेक्चर और इंग्लिश पोएट को अटेंड किया और वहाँ पर जो मिल्टन और शेक्सपियर को उन्होंने शो किया था वो वर्ड्स देखने को मिले। तो कीट्स ने यहाँ पर शेक्सपियर की क्वालिटी को डिफाइन करते हुए बोला था, ये एग्जाम में पुटअप भी किया जा चुका है क्वेश्चन, विच शेक्सपियर पॉजेस सो एनॉर्मसली ही कॉल्ड इट नेगेटिव कैपेबिलिटी, कि जो शेक्सपियर के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था वो थी नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसको आप ध्यान रखेंगे। दिसंबर 1817 में जब उन्होंने हैजलिट लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स अटेंड किया
तब उन्होंने इस तरह की बातें शेक्सपियर के लिए बोली थी। निगेटिव कैपेबिलिटी जैसा वर्ड उन्होंने शेक्सपियर के लिए यूज़ किया था कि शेक्सपियर के पास बहुत अधिक मात्रा में था, क्या था, निगेटिव कैपेबिलिटी। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि उन्होंने किसको बोला है, कीट्स ने, तो शेक्सपियर के बारे में नेगेटिव कैपेबिलिटी उन्होंने यूज़ किया है। लेकिन अगर ये पूछा गया कि कहाँ उन्होंने यूज़ किया था, तो हैजलिट लेक्चर्स ऑन इंग्लिश पोएट्स में उन्होंने ये यूज़ किया था, जब उन्होंने ये लेक्चर्स 23 जनवरी 1818 में अटेंड किए। और यहाँ पर उन्होंने 2 लेटर्स लिखे थे, किसके लिए, बेंजामिन बेले और अपने ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉम के लिए। और इन्हीं लेटर्स में मिल्टन और शेक्सपियर की झलक हमें देखने को मिलती है। यहाँ भी आपको पता चलेगा मिल्टन के बारे में, वो उनकी पैराडाइज लोस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने उसमें भी अपनी जो एंटीमियन है उसमें उनको ऐड किया है। अभी हम रीड करते हैं। तो एंटीमियन उनकी पोयम हमें 1818 में देखने को मिलती है। इस वर्क को उन्होंने डिवाइडेड इनटू 1000 लाइन सेक्शंस में डिवाइड किया है। और इसमें उन्होंने जो राइम कपलेट का यूज़ किया है वो लूजली किया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अर्ली पोएम्स थी कीट्स ने अपनी पोएम्स में जो राइम यूज़ किए हैं लूजली उनको यूज़ किया है। और एंटीमियन ग्रीक लेजेंड ऑफ द लव मून गॉडेस के संस्करण को वहाँ बताती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। मून गॉडेस के रूप में वो वहाँ किस किस को बताते हैं, डायना, सेलेन और आर्टेमिस का वो वहाँ जिक्र करते हैं। और इन्हें एज अ सिंथिया बाय कीट्स भी आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कीट्स प्रेजेंट करते हैं मून गॉडेस को डायना, सेलेन एंड आर्टेमिस के रूप में। लेकिन जो एंटीमियन है वो यहाँ पर एक मॉर्टल शेफर्ड है। और कीट्स ने उसको जोर देते हुए दिखाया है कि वो एंटीमियंस लव फॉर द गॉडेस यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, कि एंटीमियन का जो लव था उन गॉडेस के प्रति उनको यहाँ पर शो किया है। और यहाँ पर एंटीमियन क्या है, अ मॉर्टल शेफर्ड शो किया गया है। पर्सनल क्राइसिस की बात करते हैं। 1818 समर्स में जब कीट्स ने पैदल यात्रा की थी, वॉकिंग टूर जब इन्होंने किया था लेक डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न इंग्लैंड में, ध्यान से आप इन नोट्स को अपने नोट कर लेंगे, स्कॉटलैंड में जब वो अपने फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन के साथ वॉकिंग टूर कर रहे थे, तो वहाँ पर ज़्यादा चलने के कारण, ज़्यादा मेहनत की वजह से जो ट्यूबरक्यूलोसिस है उसके सिम्टम्स दिखाई दिए, जिसकी वजह से वो मर गए थे, यानी कि जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उस ट्यूबरक्यूलोसिस के सबसे पहले सिम्टम्स वहाँ दिखे कब, 1818 में, जब उन्होंने वॉकिंग टूर किया और उस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। ठीक है, लंदन लौटे जब वो, तो वहाँ पर उन्हें ब्रूटल क्रिटिसिज्म देखने को मिला। ब्रूटल क्रिटिसिज्म मीन्स उनकी जो पोइट्री थी उसके प्रति एक गलत व्यवहार उन्हें झेलना पड़ा। उनकी जो अर्ली पोएम्स एक ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू में पब्लिश हुई। क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि एंटीमियन को किस मैगजीन में पब्लिश किया गया, ये हम प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन में उनकी अर्ली पोएम्स को पब्लिश कराया गया और उन्हें ब्रूटल क्रिटिसिज्म वहाँ झेलना पड़ा। ठीक है, जब वो लंदन लौट कर आए तो उन्हें ये सब वहाँ देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद भी कीट्स ने अपनी जो प्रतिभा थी उसको दिखाया वहाँ पर और पोइट्री को वो लगातार लिखते रहे। उन्होंने इस अपने वर्क को छोड़ा नहीं। लेकिन जो फैमिली ट्रबल्स हैं, जो फैमिली परेशानियाँ थी, उन्होंने कीट्स को घेर लिया। कीट्स के जो ब्रदर थे टॉम, वो ट्यूबरक्यूलोसिस से पीड़ित थे और ऑटम 1818 में जो उन्होंने यहाँ पर उनकी देखभाल की। ठीक है, अपने ब्रदर की। तो सेम टाइम वो फैनी ब्रैनी से मिले, जो कि उनकी लवर मानी जाती है। इनकी शादी कभी नहीं हुई, लेकिन ये इनके प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटी थे, जो कि उनकी नेबर थी हैम्पस्टीड में। और होपलेसली और ट्रेजिकली ये लव माना जाता है, यानी कि कभी मिले नहीं, कभी ऐसा कोई कनेक्शन इनका बना नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही दूर से वो बातें करते थे और इसीलिए ये इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था फैनी ब्रैनी का। तो कीट्स इनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। तो रिलेशन जो थे फैनी के साथ कीट्स के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव पड़ा और उनको इनकरेज किया पोइट्री लिखने को। उन्होंने बहुत अच्छे वर्क लिखे। ठीक है, तो दोनों की जो सिचुएशन थी, उनकी हेल्थ का गिरते जाना,
उनका असर रिलेशनशिप पर भी पड़ा और वो आपस में नहीं मिल पाए। दूर से ही ऐसे जब वो किड्स एडमिट हो गए थे तो ब्रैनी उन्हें दूर से ही ऐसे ऑब्जर्व करती रहती थी। ठीक है, टॉम की डेथ के बाद जो जॉर्ज हैड ऑलरेडी गॉन टू अमेरिका, जो उनके ब्रदर जॉर्ज थे वो पहले से ही अमेरिका जा चुके थे। अब कीट्स वेंटवर्थ प्लेस चले जाते हैं ब्राउन के साथ अप्रैल 1819 में। वहीं पर ब्रैनी एंड हर मदर उनकी पड़ोसी बनकर वहां उनके घर के सामने रहने लगते हैं। 1819 में कीट्स फैनी से इंगेज हो जाते हैं, यानी कि उनकी इंगेजमेंट हो जाती है। 1819 में कीट्स ने इसाबेला एडेप्टेशन ऑफ द स्टोरी पॉट ऑफ बेसिल गियोवानी बोकाशियो से ली गई थी, जो वो लिखी इसाबेला, जिसका एडेप्टेशन उन्होंने गियोवानी बोकाशियो डेकामेरन से लिया था। 1818 के ड्यूरिंग की ये बात है और वहाँ पर उन्होंने एंडीमियन को कंप्लीट करने के जस्ट बाद ये वर्क लिखा था और दोबारा से वो अपने ही वर्क से डिससेटिस्फाइड हो गए थे, यानी कि उन्होंने लिख दिया लेकिन उनको भी ज़्यादा ये अपना वर्क पसंद नहीं आया। इसाबेला, जिसे पॉट ऑफ बेसिल भी बोला जाता था, मीन्स पॉट ऑफ बेसिल ये जो बोकाशियो के डेकामेरन है वहाँ से लिया गया था। अब 1819 में ग्रेटेस्ट पोइट्री उन्होंने लिखी लैमिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ग्रेट ऑर्ड्स लिखे जिसमें आते हैं ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेशियन अर्न, टू साइकी, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलनकली एंड टू ऑटम एंड टू वर्जन्स ऑफ हाइपेरियन, जो ये हाइपेरियन बहुत ज़्यादा उनकी फेमस पोयम हुई। ठीक है, ये एक एपिक पोयम थी हाइपेरियन, इसको आप एपिक पोयम भी बोल सकते हो और इसकी जो इसकी प्रस्तावना थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी रखी, मीन्स इसमें एक लॉन्ग प्रोलॉग का यूज़ किया गया जिसको उन्होंने एक डिफरेंट स्टाइल में यूज़ किया था। हाइपेरियन को कीट्स ने 1818 ऑटम में शुरू किया था और इसका फर्स्ट वर्जन अप्रैल 1819 तक उन्होंने फिनिश कर लिया था। सितंबर में कीट्स ने रेनॉल्ड्स के बारे में लिखा। रेनॉल्ड्स की जो हाइपेरियन है उन्होंने दैट ही हैड गिवन अप हाइपेरियन, कि उन्होंने हार मान ली है, लेकिन ऐसा करने पर भी उन्होंने अपना हाइपेरियन का नेक्स्ट एडिशन वहाँ निकाला जिसे द फॉल ऑफ हाइपेरियन बोला गया। लेकिन ये जो द फॉल ऑफ हाइपेरियन है ये उनका अनफिनिश्ड वर्क वहाँ पर रह गया, वो इसे पूरा नहीं कर पाए। एपिक सब्जेक्ट पर ये उन्होंने लिखा था जिसमें ग्रीक गॉड टाइटन्स के बारे में उन्होंने यूज़ किया था, जिसको बाद में ओलंपियन गॉड्स भी बोला गया। ठीक है, और इसमें उन्होंने इस फैक्ट को आप ध्यान से नोट कर लेंगे, हाइपेरियन में उन्होंने किसको फॉलो किया है, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट, जो उनकी एपिक पोएम थी जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट, उसी का अनुकरण करते हुए कीट्स ने अपने इसमें यूज़ किया है। पोएम ओपन होती है टाइटन्स ऑलरेडी फॉलन, जैसे पैराडाइज लोस्ट में जो एंजल्स हैं उनका फॉल होता है, इसी तरह से पोएम्स टाइटन्स के फॉलन से शुरू होती है, जैसे मिल्टन के एंजल्स का फॉल हो गया था। और हाइपेरियन में द सन गॉड का वो यूज़ करते हुए मिल्टन के सैटर्न की तरह से ही वहाँ पर उनका अनुकरण करते हुए हाइपेरियन को बनाते हैं। जब सेकंड संस्करण आया हाइपेरियन का, वो उन्होंने उसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया और इसमें सेकंड संस्करण में उन्होंने एक गॉडेस मोनेटा को बहुत ही अच्छे से पेश किया, मीन्स हाइट इन द एपिफेनी ऑफ द गॉडेस मोनेटा, की जो गॉडेस मोनेटा थी, जो मोनेटा यहाँ पर एक मुद्रा का प्रतीक है, उनको एज अ ड्रीमर पोएट ने यूज़ किया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एज अ ड्रीमर किस गॉडेस को पोएट ने रिवील किया, तो गॉडेस मोनेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा हाइपेरियन के सेकंड वर्जन में, जिसको उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था। ओके, लास्ट ईयर्स की बात करते हैं, ये भी जो टाइम पीरियड है इनका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लास्ट जो कीट्स का पोएट्रिक करियर था उसमें इसाबेला, लामिया और ईव ऑफ सेंट एग्नेस, हाइपेरियन जैसे ऑड पब्लिश्ड हुए और 1820 वॉल्यूम में वो फेमस भी हुए। और ये सब जो है कीट्स के जुलाई में दिखाई दिए। उस समय कीट्स बहुत ज़्यादा बीमार थे, यानी कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। 1819 के ड्यूरिंग वो लगातार वहाँ पर बीमार होते चले गए और ट्यूबरक्यूलोसिस वहाँ उन्हें पता चला कि वो तपेदिक के शिकार हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस उन्हें है। पीबी शैली ने उनकी कंडीशन के बारे में सुनकर उनको पीसा हॉस्पिटलिटी के लिए ऑफर किया, लेकिन कीट्स ने इसे मना कर दिया। वैन कीट्स वॉज ऑर्डर्ड साउथ फॉर विंटर, यानी कि उन्हें डॉक्टर्स ने कीट्स को बोला था कि आपको इटली चले जाना चाहिए।
उनकी हालत को देखते हुए पीबी शैली के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था। पीबी शैली ने उनकी हेल्प करने की कोशिश वहाँ पर की थी। ओके, फिर यहाँ पर एक और कैरेक्टर आता है इनकी लाइफ में, जोसेफ सेवन, जिन्होंने उनको रोम ले जाने में हेल्प की। 1820 में वो सेल्ड करके उन्हें रोम ले गए नेपल्स के थ्रू, ठीक है, जहाँ दिसंबर में जो किड्स थे वो बिल्कुल जहाँ दिसंबर में किड्स की ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो गई। कीट्स ने लास्ट में बोला था, जब लास्ट में जो उनके साथ थे जोसेफ सेवन, तो उन्होंने कहा था कीट्स आस्क्ड फॉर अ कैंडल। ये कीट्स के वर्ड हैं, इनको आप नोट कर लेंगे, मे बी ये पूछा जा सके कि लास्ट टाइम पर ये किस पोएट के वर्ड्स हैं। आफ्टर लुकिंग एट द ड्रॉप ऑफ ब्लड ही सैड, कीट्स ने वहाँ उनसे कैंडल मांगी और अपने ब्लड को देखते हुए कहा, आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड, कि मैं उस खून का कलर जानता हूँ। इट्स आर्टेरियल ब्लड, ये एक आर्टेरियल ब्लड है, यानी कि मेरी धमनियों का ब्लड है। आई कैन नॉट बी डिसीव्ड इन दैट कलर, मैं इस कलर में धोखा नहीं खा सकता हूँ। द ड्रॉप ऑफ ब्लड इज़ माई डेथ वारंट, और ये जो ब्लड की ड्रॉप है ये मेरा डेथ वारंट है। आई मस्ट डाई, मुझे मरना होगा। इस तरह के वर्ड्स उन्होंने सेवन को बोले थे, जोसेफ सेवन, जिससे वो मिले थे, रोम जो उनको लेकर गए थे। और उन्हें कैसे पता था? उन्हें क्योंकि कीट्स ने एज अ सर्जन अप्रेंटिस की थी और उन्होंने एज अ सर्जन वहाँ पर जूनियर सर्जन वर्क भी किया था, तो वो अपनी बीमारी को वहाँ पर अच्छी तरह से पहचानते थे कि वो कितने सीरियस वहाँ पर बीमार हैं। तो फेथफुली जो सेवन हैं उन्होंने लास्ट टाइम तक उनकी देखभाल की और कीट्स की डेथ इटली 23 फ़रवरी 1821 में हो गई, और उसी बीमारी से जिस बीमारी ने उनके अंकल, मदर एंड ब्रदर की भी जान ली थी। उनको प्रोटेस्टेंट सेमेट्री इन रोम में बरीड कर दिया गया। उनकी ग्रेव पर उनकी जो एपिटाफ थे उस पर ये लिखा गया, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, यहाँ वह है जिसका नाम पानी पर लिखा गया है। इस तरह के वर्ड्स उनके एपिटाफ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनकी शॉर्ट लाइफ 25 ईयर्स की शॉर्ट लाइफ में कीट्स ने 54 पोएम्स, इनको आप ध्यान रखना, टोटल 54 पोएम्स, 3 नॉवेल्स और कुछ मैगजीन्स की वाइड रेंज लिखी, जिसमें ऑड और सोनेट्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अनफिनिश्ड वर्क की बात करते हैं। कीट्स के अनफिनिश्ड वर्क में आते हैं ऑथो, जो कि एक पोएटिक ड्रामा, ईव ऑफ सेंट मार्क, द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ये उनके अनफिनिश्ड वर्क कंसीडर किए जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जॉन कीट्स, जो कि रोमांटिक इंग्लिश पोएट के नाम से जाने गए थे, उन्होंने टोटल 252 लेटर्स लिखे थे, जो आज भी मौजूद हैं। और ये लेटर्स उन्होंने किस किस को लिखे थे? अपनी जो लवर फैनी ब्रैनी थी। और टोटल ये भी पूछा जा सकता है कितने लेटर्स लिखे थे, तो टोटल 252 लेटर्स उन्होंने लिखे थे। फैनी ब्रैनी जो उनकी लवर थी, रिचर्ड वुडहाउस, J.H. रेनॉल्ड्स, बेंजामिन बेले लेटर फर्स्ट में उनका जिक्र करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये लेटर अपने फ्रेंड्स और जो उनका फ्रेंड सर्कल था उन्हें डेडिकेटेड किए थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है कीट्स की बायोग्राफी और ये फैक्ट्स। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्पेशली जो पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अदर्स लाइक DSSB, उन सभी में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।